क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, इस पाठ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले क्लास से आप बेटा अपने कवि के बारे में जान लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर बेटा एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेटा 23 सितंबर 1908 में सिमरिया विहार में हुआ था। इनकी मृत्यु बेटा 24 अप्रैल 1974 में बेगूसराय में हुई थी। इनकी मुख्य कृतियां हैं बेटा कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार। अब चलिए बेटा इस पाठ को देखिए। भगवान के डाकिए, ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कविता है और इस कविता में बेटा हमारे कवि ने भगवान के डाकिए में प्रकृति के जो अंग होते हैं बेटा, प्रकृति के अंग क्या है? प्रकृति के अंग हैं जो पक्षी, बादल, पहाड़, हवा, ये प्रकृति के अंग जो है बेटा, इन्हें हमारे कवि ने भगवान के डाकिए कहा है। डाकिए मतलब होता है बेटा संदेश वाहक, जो संदेशा लेकर आते हैं। तो हमारे कवि ने बेटा जो प्रकृति के अंग हैं, पक्षी, बादल, हवा, पहाड़, तो इन्हें संदेश वाहक की संज्ञा दी है। इन्हें कहा है कि ये भगवान के डाकिए, मतलब ये भगवान के संदेश वाहक हैं। ये डाकिए बेटा मानव निर्मित, जो मनुष्य ने बनाया, मानव निर्मित सीमा के बंधन को तोड़ते हैं और तोड़ते हुए बेटा ये जो है, चाहे बादल हुए, चाहे पक्षी हुए, ये बंधनों को तोड़ते हुए बेटा एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और वहाँ पे एक देश का संदेश दूसरे देश में भेजते हैं। तो इस तरह से बेटा जो प्रकृति के अंग हैं, ये सभी जो है अपना प्यार समान भाव से लुटाते हैं। तो हमारे कवि ने बेटा इस पाठ में यही लिखा है। अब चलिए इस पाठ के बारे में, इस पाठ की व्याख्या देखिए क्या है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक बार फिर देखिए बेटा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए मतलब संदेश वाहक। तो पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कवि का कहना है बेटा कि जिस प्रकार डाकिया जो होता है, संदेशवाहक जो डाकिया होता है, वो मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाता है, मनुष्य के लिए खबरें लाता है। अब वो चाहे खबरें बेटा सुखद हो या दुखद हो, तो डाकिया उन खबरों को लेकर के आता है। उसी प्रकार बेटा जो पक्षी हैं और बादल हैं, ये भी क्या है? ये भी भगवान के डाकिए हैं, ये भी भगवान के संदेश वाहक हैं। ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं जो क्या करते हैं, एक महादेश से, महादेश मतलब बेटा विशाल देश, एक विशाल महादेश मतलब एक विशाल देश, ये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। इन्हें कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं। ये स्वच्छंद बेटा एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम जो
मनुष्य रूपी डाकिया है बेटा, उसके लिए तो क्षेत्र का बंधन होता है कि सबके क्षेत्र बटे होते हैं। लेकिन जो भगवान के डाकिए हैं बेटा, इनके क्षेत्र विशेष में कोई बंधन नहीं होता है। ये एक महादेश से दूसरे महादेश को बेटा जाते हैं और संदेश ले जाते हैं। संदेश क्या ले जाते हैं बेटा? ये एक देश के मनुष्यों का संदेश दूसरे देश के लिए पहुंचाते हैं। और संदेश क्या ले जाते हैं बेटा? प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम मनुष्य बेटा उनके संदेश को नहीं समझ पाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर जो वो चिट्ठियाँ लाते हैं, वो जो संदेश लाते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं मतलब बेटा पढ़ते हैं। उनके संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं और फिर उन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार करते हैं। एक बार फिर देखिए बेटा, पक्षी और बादल ये स्वच्छंद बेटा बंधन मुक्त हो करके एक महादेश से मतलब एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। और ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं, जो कि एक स्थान की खबर दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, मित्रता, एकता का संदेश लेकर बेटा ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मतलब हम मनुष्य तो उनकी लाई बातों को समझ नहीं पाते, उनके संदेश को नहीं समझ पाते। लेकिन उनकी जो लाई चिट्ठियां हैं, जो उनके लाए हुए संदेश हैं, जो खबर है, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उनकी बातों को, उनके संदेश को, और फिर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब पक्षी और बादल ये संदेशवाहक हैं जो हमारे लिए सुखद संदेश लाते हैं, एकता का संदेश लाते हैं, भाईचारा का संदेश लाते हैं, मिलकर रहने का संदेश देते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक बार फिर देखिए बेटा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए बेटा, हमारे कवि ने कितना सुंदर लिखा है, कितनी सुंदर पंक्तियाँ उन्होंने बेटा ये आपके लिए लिखी है। इस कविता को ध्यान से बेटा देखिए और समझिए। आंकते हैं, आंकते हैं मतलब बेटा होता है अनुमान लगाना। हम मनुष्य तो बेटा यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यही अनुमान लगाते हैं, हम मनुष्य बेटा यही अनुमान लगाते हैं कि ये जो धरती है ये अन्य देशों को सुगंध भेजती है। जबकि बेटा जो प्रकृति के ये संदेशवाहक हैं, जो प्रकृति के अंग हैं बेटा, ये जो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वो इस कार्य के द्वारा ये बताती है कि भेदभाव आपस में त्याग दीजिए। मतलब कि ये पक्षी और बादल बेटा जो भी संदेश लाते हैं मनुष्य उसे नहीं समझ पाता है, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हम मनुष्य तो सिर्फ यही आंकते हैं, यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध, खुशबू, महक भेजती है। हम यही अनुमान लगा पाते हैं। तो इस तरह से बेटा प्रकृति जो है ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती है कि आपसी भेदभाव त्याग दीजिए, सभी देश मिल करके रहें। धरती द्वारा भेजा गया जो सौरभ है, सौरभ मतलब सुगंध, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ, सौरभ मतलब होता है बेटा सुगंध,
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, हवा के साथ बेटा वहाँ का सुगंध, एक देश का सुगंध, एक देश की महक पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँखों मतलब बेटा पंख, तिरता मतलब तैरता, मतलब कि हवा के द्वारा जो सुगंध है, जो महक है, जो खुशबू है, जो प्रेम है, वह पक्षियों की बेटा पंखों पर तैरते हुए आता है और एक देश का भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फिर मतलब सभी सीमाओं को तोड़ते हुए जो पक्षी हैं वो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और अपने देश की सुगंध जो है वह दूसरे देश में ले जाते, सभी सीमाओं को, सभी बंधनों को तोड़ते हुए एक दूसरे से के साथ बेटा भेदभाव त्याग कर मिलकर रहने का संदेश देते हैं। और प्रकृति ने बेटा भेदभाव ना करने का एक उदाहरण ये भी दिया है कि एक देश का भाप है, एक देश का जो भाप है वो भाप बन करके तो उड़ता है और जब वह भाप ठंडी हो जाती, क्लास 8, जब वह भाप ठंडी हो जाती है तो वर्षा के रूप में वह दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब यहाँ पर हमारे कवि ने कहा है कि एक देश का भाप, जो कि एक देश का भाप जो है वह उड़ता है और उड़ करके जब वह भाप ठंडी हो जाती है और फिर ठंडी होने पे वर्षा के रूप में वही भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है और इससे क्या करता है कि वह चारों तरफ शीतलता बिखेरता है। मतलब कवि का कहने का आशय है, उन्होंने ये समझाया है कि आपसी भेदभाव त्याग दीजिए। हम जो हमारे संदेश वाहक हैं, जो प्रकृति के अंग हैं, जो हमारे लिए सद्भाव, एकता, भाईचारे का संदेश लाते हैं, तो हम तो केवल यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, महक भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मतलब सुगंध, और एक देश की सुगंध दूसरे देश में हवा के द्वारा पक्षियों की पंखों पर तैरते हुए पहुंचता है। एक देश का जो भाप होता है बेटा वह दूसरे देश में जाता है और जा कर के भाप बनकर वह उड़ता है, भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जब वो भाप ठंडी हो जाती है तो पानी बनकर वर्षा के रूप में वही गिरता है। तो क्लास 8 ये कविता बेटा आपको समझ में आ गई। एक बार फिर बेटा कविता का भाव देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, भगवान के संदेश वाहक जो है वह पक्षी और बादल है, जो एक विशाल देश से बेटा दूसरे विशाल देश को जाते हैं और जा कर के प्रेम, एकता, भाईचारा, मित्रता का संदेश पहुंचाते हैं। हम मनुष्य तो उनके संदेशों को, उनकी बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी जो लाई हुई चिट्ठियां हैं, जो उनके लाए हुए संदेश हैं, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो प्रकृति के अंग हैं, ये उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार वह व्यवहार भी करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, जो वो संदेश लाते हैं बेटा, तो हम उनके संदेश को देखकर हम तो यह अनुमान लगाते हैं, यही हम अनुमान आंकते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश में महक को भेजती है, महक बिखेरती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मतलब सुगंध, वह सुगंध जो है वह हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। मतलब वही हवा जो है वह पक्षियों के पंखों के साथ साथ वह हवा सभी सीमाओं को, एक देश की सीमा को, बंधन को तोड़ते हुए दूसरे देश में प्रवेश करता है और वहाँ पर ये संदेश पहुँचाता है, संदेश पहुँचाता है कि भेदभाव, आपसी भेदभाव त्याग दीजिए, मिलकर रहिए, एकता में रहिए। और उन्होंने, कवि ने बेटा एक उदाहरण और दिया है यहाँ पर, तो उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि उन्होंने संदेश भेजा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, किसके द्वारा? पक्षियों की पंखों के द्वारा। जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए, पक्षियों की पाँखों पर तैरते हुए वो एक देश से दूसरे देश को वह सौरभ सुगंध, मतलब वह सुगंध, महक
दूसरे देश में पहुंच जाती है। फिर उन्होंने भेदभाव त्यागने का एक और उदाहरण दिया कि एक देश का जो भाप होता है वो भाप बनकर तो उड़ता है, भाप बनकर उड़ता है, और फिर वही भाप जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी हो जाने बेटा वही भाप वर्षा के रूप में दूसरे देश में जाके पानी बनकर गिर जाता है। मतलब कि भेदभाव उन्होंने त्यागने का संदेश दिया है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और कहती है कि महक के साथ रहो और भेदभाव त्याग दो। एक देश का जो भाप है वह उड़ के तो चला जाता है और जा कर के फिर वह जब भाप ठंडी होती है तो वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं, वह एक देश का भाप मतलब कि हमारे देश का जो भाप है वो उड़ेगा और जाके दूसरे देश में बेटा, दूसरे देश में जब वो भाप ठंडी हो जाएगी तो अपने देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में जाकर वही भाप बरस जाएगी, मतलब वही वर्षा के रूप में बरस जाएगा। मतलब एक स्थान का, एक देश का उठा हुआ भाप वह दूसरे देश को जाके शीतल करता है, भेदभाव को त्यागता है। तो ये जो कविता है बेटा, इस कविता के माध्यम से हमारे कवि ने भेदभाव को त्यागने का संदेश दिया है। प्रकृति द्वारा उन्होंने बिना भेदभाव क्रियाकलाप करने के माध्यम से मनुष्य को भी बेटा उन्होंने यही संदेश दिया है कि एक दूसरे का जो भाव है, जो एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव है उसे त्याग दीजिए और एक साथ मिल कर रहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से, भाईचारे के साथ, एकता के साथ मिल कर के रहिए। तो उन्होंने बेटा, हमारे कवि ने इस कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है। क्लास 8 इस कविता को बेटा आप पढ़िए। ये कविता बेटा सच में बहुत अच्छी है, आप इसे ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िए। हमारे कवि ने बेटा एक एक शब्द, एक एक पंक्ति बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखी। इसकी जो भाषा है बेटा, जो इस कविता की जो भाषा है वह भी बेटा सहज भी है, सरल भी है, और जितने भी शब्द बेटा इसमें देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इस कविता को बेटा आज आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और साथ में ये जो सुंदर चित्र है बेटा, इस चित्र को भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो क्लास 8 आज बेटा आप ये कविता भी लिखेंगे और साथ में ये चित्र भी बनाएंगे।